नमस्कार दोस्तों। इतिहास दर्शन पढ़ रहे थे और उसमें हम परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन पढ़ रहे थे, जैसे हम कह सकते हैं स्पेकुलेटिव फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसमें कौन कौन सी विद्वानों का योगदान है वो पढ़ा जा रहा था हमारे द्वारा, और उसमें हम वीको हर्डर, इब्न खुल्दान जैसे कुछ इतिहासकार पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे जोर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल के बारे में, शॉर्ट में कहेंगे हीगल। जर्मनी के प्रख्यात राजनीतिक शास्त्री, दार्शनिक भी थे और इतिहास में भी उनका दर्शन देने में योगदान था। जिस तरह से वोल्टेयर ने जो इतिहास के दार्शनिक चिंतन पर बात की थी, इतिहास के अंदर दर्शन का कैसे अध्ययन किया जा सकता है, इतिहास में दर्शन का क्या योगदान होता है, उस पर बात की थी वोल्टेयर ने। वोल्टेयर के विपरीत हीगल ने बात की थी इतिहास को एक दर्शन शास्त्र विषय के रूप में। तो इतिहास एक दर्शन शास्त्र अलग विषय के रूप में व्याख्या की थी, जबकि वोल्टेयर ने इतिहास के अंदर दार्शनिक चिंतन पर बात की थी। देखो दोनों में क्या फर्क था। जो वोल्टेयर थे, इन्होंने इतिहास के अंदर दार्शनिक चिंतन की बात की थी। इतिहास में दार्शनिक चिंतन मतलब दर्शन को इतिहास के अंदर रखा था इन्होंने। इतिहास में दार्शनिक चिंतन, जैसे हम कह सकते हैं इतिहास में राजनीतिक चिंतन, इतिहास में आर्थिक चिंतन, तो इतिहास का दार्शनिक चिंतन। तो इतिहास को सर्वोपरि रखा, इसके अंदर दार्शनिक चिंतन पर बात की है, दार्शनिक विचारों पर बात की है। जबकि हीगल क्या कहते हैं, हीगल ने इतिहास को एक दर्शन शास्त्र, एक विषय के रूप में रखा है। इन्होंने इतिहास को स्वयं को उन्होंने एक दर्शन शास्त्र विषय बनाया था। तो इन्होंने इतिहास का दर्शन शास्त्र, इतिहास का दर्शन शास्त्र मतलब क्या हुआ इस बात का कि इन्होंने क्या किया है, इतिहास को स्वयं को एक दर्शन शास्त्र विषय के रूप में रखा है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने इतिहास को दर्शन शास्त्र विषय के रूप में रख लिया हीगल ने, जबकि वोल्टेयर ने क्या किया था, इतिहास की एक दार्शनिक व्याख्या की थी। दोनों में बड़ा फर्क माना जाता है यहाँ पे। देखिए, तो ये हीगल थे, जर्मनी के प्रख्यात राजनीति शास्त्री भी थे, दर्शन शास्त्री भी थे। क्योंकि पहले ऐसे विषयों का विभाजन नहीं था, इसलिए हम जब अरस्तु, सुकरात वगैरह सब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि वो राजनीति में भी आते हैं, वो इतिहास में भी आते हैं, हर सब्जेक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स का विभाजन बहुत बाद में हुआ है। पहले सारे विषय एक ही थे, ठीक है ना। तो हीगल आपके राजनीति शास्त्री भी कह सकते हो, आप दार्शनिक भी कह सकते हो, इतिहासकार भी कह सकते हो, सारे नाम दे सकते हो। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि इन हीगल का इतिहास के दर्शन में क्या योगदान है। वैसे अपन पूरा हीगल नहीं पढ़ने जा रहे, हीगल का राजनीतिक चिंतन नहीं पढ़ने जा रहे, हीगल का हम सिर्फ और सिर्फ इतिहास से संबंधित जो दर्शन था उसी को पढ़ने जा रहे हैं, और हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से वही महत्वपूर्ण है। देखिए, हीगल 1801 के अंदर सबसे पहले जैना विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर लगे, ठीक है। उसके बाद में जब नेपोलियन के अभियान हुए, नेपोलियन अभियान के बाद में जैना एक प्रकार से बर्बाद हो गया था। तो उसके बाद हीगल बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने थे। तो जैना विश्वविद्यालय के बाद ये बर्लिन विश्वविद्यालय में सेवाएं देने आते हैं, बर्लिन विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक है। तो बर्लिन विश्वविद्यालय के अंदर हीगल प्रोफेसर नियुक्त होते हैं। ये 1818 की बात है, प्रोफेसर बने फिलोसफी के, ठीक है। और यहाँ पर एक इन्होंने भाषण दिया था, लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। क्या भाषण था? लेक्चर्स यानी व्याख्यान, किसके ऊपर? फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। तो लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, तो इतिहास दर्शन पर व्याख्यान दिया था। इतिहास दर्शन पर एक व्याख्यान इंग्लिश में कहे तो लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ये दिया इन्होंने। माना जाता है कि इस व्याख्यान का जो आरंभिक भाग था वो काफी बोरिंग था। बोरिंग का मतलब ये था कि इतना नीरस था कि कोई भी उसको सुन नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद में जो उस भाषण का जो आखिरी भाग था, जो अंतिम भाग था, वो काफी अर्थपूर्ण था। प्रारंभिक भाग भली नीरस था, लेकिन अंतिम भाग जो था वो काफी अर्थपूर्ण था, और उस भाग ने पूरे यूरोप को इतिहास दर्शन के अध्ययन के लिए एक प्रकार से आकर्षित किया था। तो इस व्याख्यान के बाद
हीगल इतिहास दर्शन के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए थे, चर्चित हुए थे। तो इसका स्टार्टिंग जो था वो तो काफी नीरस था भाषण का, लेकिन इसका अंत जो था वो काफी अर्थपूर्ण था। और उस अंत का जो पैरा थे, उस अंत के जो पैराग्राफ थे, उस पैराग्राफ ने पूरे इतिहास, यूं कहिए पूरे यूरोप के जो इतिहास और दर्शन का जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी थे, चाहे वो विद्वान थे, उन सबको अपनी ओर आकर्षित किया था। और इसी भाषण के बाद, इस लेक्चर्स ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के बाद में हीगल जो है वो इतिहास दर्शन में भी चर्चित होते हैं। और उस भाषण में इन्होंने क्या क्या बातें बताई थी वो हम आगे इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन चीज़ ध्यान रखना ये कि इतिहास दर्शन पर इनका जो व्याख्यान हुआ था, इस व्याख्यान बर्लिन यूनिवर्सिटी का, ये व्याख्यान बड़ा महत्वपूर्ण था। तो पहली चीज़ आप ये याद रखना, और दूसरी ये याद रखना कि वॉल्टेयर से हीगल कैसे भिन्न थे। देखिए, मैंने क्लास के स्टार्ट में अपन ने एक बात की थी, आपको अगर याद हो तो यहाँ देखिए, ये देखिए वॉल्स ने क्या कहा था, समझिए इस बात को। वॉल्स ने कहा था कि हीगल जो है ये परिकल्पनात्मक इतिहास के आपके जो इसका विकास हुआ, इसके प्रवर्तक थे। तो यूं कहिए कि विकास करने वाले थे, इसको आगे बढ़ाने वाले थे। तो परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन की पीठिका तैयार की थी इसने, हीगल ने। तो जो वॉल्टेयर का काम था, इतिहास दर्शन शब्द दिया था, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हीगल ने किया था। चेंज क्या किया, वॉल्टेयर ने जहां इतिहास का अध्ययन एक दार्शनिक वे में किया, जैसे हम करते हैं ना, जैसे मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो उसका अगर आर्थिक वे से करेंगे तो हम मौर्य साम्राज्य का आर्थिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे, हम अगर उसका राजनीतिक रूप से करेंगे तो राजनीतिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे, हम उसका सांस्कृतिक रूप से अध्ययन करेंगे तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे, हम उसका अगर दार्शनिक अध्ययन करते हैं तो फिर उसके दर्शन के ऊपर आते हैं कि हम विजुअलाइज करते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा, हम अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको कहा ना, दृष्टि दो टाइप की होती है, एक प्रत्यक्ष दृष्टि होती है, एक मन की दृष्टि होती है। प्रत्यक्ष दृष्टि तो संभव नहीं है बीते 2000 साल पुरानी चीज़ों को देखने की। प्रत्यक्ष दृष्टि तो अभी 1 से आधा घंटा पहले जो बात बीत चुकी है उसको भी हम प्रत्यक्ष दृष्टि से नहीं देख सकते। तो मानसिक दृष्टि से ही ये सारा का सारा चीज़ें संभव होती है, और मानसिक दृष्टि को ही हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो हम इतिहासकार जो है ये हजारों साल पुरानी बातें, जो आज के पहले की जितनी भी बातें हैं, उनको अपनी उस मन की दृष्टि से देखकर लिखने का प्रयास करते हैं। यही तो परिकल्पनात्मक दर्शन है, अनुमानों के आधार पे और मन से सोच के दिखाना उस हिसाब से। तो वॉल्टेयर और इनमें यही फर्क था। वॉल्टेयर ने क्या किया था, वॉल्टेयर ने इतिहास में इस प्रकार से दर्शन चिंतन की बात की थी, जबकि हीगल ने क्या किया, हीगल ने इतिहास को एक दर्शन शास्त्र विषय के रूप में रख लिया था। इन हीगल के ऊपर प्रभाव किस किस का पड़ा था, हीगल के ऊपर कई लोगों का प्रभाव पड़ा। हीगल के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव हर्डर का पड़ा। हर्डर का प्रभाव जो है वो हीगल के ऊपर रहा। हर्डर हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं कि हर्डर ने क्या कहा था कि विश्व इतिहास जो है ये आपके आदिकाल से जो चला आ रहा है, जो मानव जो घटनाएं हुई है, ये एक प्रकार से विश्व इतिहास है। और ये पूरी बातें हर्डर की थी, और हर्डर का प्रभाव पड़ा। हर्डर के साथ साथ इनके ऊपर कांट का प्रभाव भी पड़ा, ठीक है ना। तो कांट आपने अच्छे से सुना होगा, कांटियन पूरी फिलॉसफी आती है दर्शन शास्त्र के अंदर। और कांट ने क्या कहा था, इतिहासकार को भविष्य के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, इतिहास वर्तमान में समाप्त हो जाता है। कांट ने क्या कहा था, इतिहासकार को भविष्य के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, और आगे कहते हैं कि इतिहास वर्तमान में ही समाप्त हो जाता है। तो इन्होंने इतिहास को एक प्रकार से यूजलेस टाइप बताया था। और स्वतंत्रतावादी आंदोलन मैंने अपन ने पहले भी इसके ऊपर है वो बात ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा फिंच से भी प्रभावित हुए, इन सारे लोगों से प्रभावित हुए, लेकिन ये संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट क्यों नहीं थे, हीगल जब आए, हीगल से पहले क्या हो रहा था, तो इतिहास लिखा जा रहा था। इस इतिहास में दो चीज़ों की प्रधानता थी, या तो राजा महाराजाओं की आत्मकथाएं लिखी जा रही थी, या राजनीतिक इतिहास लिखा जा रहा था। तो राजनीतिक इतिहास और आत्मकथाएं ही लिखी जा रही थी, सामाजिकता का कोई उसमें नहीं था। तो आत्मकथा और राजनीतिक इतिहास का क्या मतलब हुआ, जो शक्तिशाली वर्ग था उसका ही इतिहास लिखा जा रहा था, उसमें सामाजिक इतिहास को कोई स्थान नहीं था। देखिए आप, जब हीगल आए उस समय सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जा रहा था, या तो ऑटोबायोग्राफी लिखी जा रही थी। ऑटोबायोग्राफी किसकी होती है, सॉरी बायोग्राफी किसकी होती है, उसी व्यक्ति की होती है जो शक्तिशाली होता है। तो शक्तिशाली लोगों का इतिहास लिखा जा रहा है, और ये शक्तिशाली लोग ही राजनीति का संचालन करते हैं। तो हीगल जब आए उस समय आत्मकथा और राजनीतिक इतिहास ही लिखा जा रहा था, और इस कारण हीगल इतिहास से संतुष्ट नहीं थे। और आपको पता होगा कि हीगल ने इसके स्थान पर
सामाजिक इतिहास लेखन पर बल दिया। ध्यान से समझना, किस पर बल दिया था? सामाजिक इतिहास लेखन पर बल दिया था। तो कई बार ये विद्यार्थी सवाल पूछते हैं कि हीगल ने कौन से इतिहास लेखन पर बल दिया था? तो हीगल ने बल दिया था सामाजिक इतिहास लेखन पर। उन्होंने आत्मकथा और राजनीतिक इतिहास लेखन को एक प्रकार से उन्होंने नकारा था और इससे ये संतुष्ट भी नहीं थे। तो इन लोगों के प्रभाव के कारण ये हुआ। कई बार ये भी पूछते हैं कि हीगल इतिहास से असंतुष्ट क्यों थे, कई सारी चीज़ें जो है वो पूछी जाती है। तो ये सामाजिक इतिहास पर जोर दिया था। और सामाजिक इतिहास में उन्होंने क्या कहा था उसको अपन आगे डिटेल करते हैं। तो ये 3 बातें इनके जीवन परिचय में आपको ध्यान रखनी है कि इनका ये लेक्चर के बाद ये फेमस हुए। देखो, जन्म मृत्यु याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन आपको ये याद रखना है कि इतिहास दर्शन में उस पर्टिकुलर व्यक्ति का योगदान क्या है, हमें उसके क्षेत्र में ही रहना है। क्योंकि अगर अपन हीगल का राजनीतिक दर्शन पढ़ने लग जाए तो इतना सारा पढ़ा है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। तो हमें उसको पर्टिकुलर इतिहास दर्शन में सीमित रखना। मैंने कई पुस्तकों में देखा है, इतिहास दर्शन की पुस्तकों में उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी भी बहुत सारी लिखी हुई है जो कि हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये तो बात हो गई इसके जीवन परिचय की। अब हम बात करेंगे इतिहास दर्शन में इनका योगदान क्या था, और उसी योगदान के कारण हम इनको पढ़ रहे हैं, और यही योगदान हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहली चीज, हीगल अभी अपन ने थोड़े पहले जो पढ़े थे उसमें ये कहा था कि जितने भी दार्शनिक आए ऑलमोस्ट सारों ने यही कहा था कि इतिहास हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप में एक प्रकार से रिपीट होता है, इतिहास पुनरावृत्ति होती है, एक चक्र के रूप में पुनरावृत्ति होती है, चाहे घटनाएं हो वगैरह वगैरह हो, इनकी पुनरावृत्ति होती है। ऐसा हमने पढ़ा था पहले। हीगल इसके खिलाफ थे। हीगल ने कहा था कि इतिहास के घटनाओं की कोई पुनरावृत्ति नहीं होती, इतिहास सर्पिलाकार एकदम आगे चलता है। क्या कहा था इन्होंने? कि इतिहास में घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती, इतिहास में घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। ध्यान रखना इस बात का। कई बार देखो प्रश्न कैसे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हीगल से संबंधित है या नहीं, इस टाइप से सवाल बनता है। इन्होंने कहा था इतिहास में घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। कोई भी युद्ध हुआ हो, कोई भी राजा हुआ हो, वापस घूम घूम के नहीं आएंगे। जैसी घटनाएं बीती वैसी घटनाएं वापस कभी भी घूम घूम के नहीं आती है। तो उन्होंने ये कहा था कि इतिहास में घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती जिस तरह से प्रकृति में होती है। उन्होंने प्रकृति की पुनरावृत्ति की बात स्वीकार की थी कि प्रकृति की पुनरावृत्ति होती है, प्रकृति की पुनरावृत्ति होती है, उस टाइप इतिहास की नहीं होती, पुनरावृत्ति होती है। कैसे होती है? तो इन्होंने कहा कि सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता है, ऋतुएं बदलती है, ये पूरा का पूरा फिक्स टाइम पे होता है। आज सूर्योदय हुआ, फिर सूर्यास्त होगा, कल फिर सूर्योदय होगा, फिर सूर्यास्त होगा, फिर ऋतुएं आएगी, गर्मियों की ऋतु आएगी, फिर सर्दियों वर्षा ऋतु आएगी, सर्दियों की ऋतु आएगी। इस प्रकार से यह प्रकृति अपने आप में रिपीट होती है। इस तरह से इतिहास की घटनाएं आपस में रिपीट नहीं होती है। इन्होंने क्या कहा था? इतिहास इस प्रकार से चक्रीय नहीं है, इतिहास इस प्रकार से चक्रीय नहीं है जिस हिसाब से प्रकृति है। ध्यान रखना, प्रकृति होती उस प्रकार से इतिहास चक्रीय नहीं है। तो कैसा है? इतिहास चक्रीय नहीं है, बल्कि क्या है? सर्पिली गति से चलता है। सर्पिलाकार का क्या मतलब हुआ, मैं समझाता हूँ। सर्पिली गति का मतलब हुआ इस प्रकार से चलता है, आगे से आगे बढ़ता जाता है, सर्पिली गति से चलता है, न कि चक्रीय गति से। ठीक है, सर्पिली गति से चलता है। ये बात कही थी किसने? हीगल ने कही थी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि प्रकृति की पुनरावृत्ति होती है और इतिहास में घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। इतिहास चक्रीय नहीं है बल्कि सर्पिली गति से आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है वो भी मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। तो इस प्रकार से हीगल ने प्रकृति और इतिहास के बीच में संबंध बनाने का एक प्रकार से प्रयास किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो राजा और जनता है ये आगे आगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, इतिहास आगे बढ़ेगा, ये लोग पीछे के लोगों से कोई सीख नहीं लेते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जितने भी राजा हैं, राजा हो चाहे वो जनता हो, वह जनता इतिहास की घटनाओं से सीख नहीं लेते हैं, घटनाओं से सीख नहीं लेते हैं।
हमें सीख लेनी चाहिए कि इतिहास में क्या क्या घटित हुआ। तो इन्होंने कहा था कि राजा और जनता, हम लोग जो है वो इस इतिहास की घटनाओं से सीखते ही नहीं है, हम हमारे हिसाब से आगे चलते रहते हैं। ये जनरेशन घटनाओं के बारे में जानकारी सीख नहीं लेता, सबक नहीं लेता, ऐसी बात इन्होंने कही थी हीगल ने। ये हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात, और क्या किया था हीगल ने, देखिए देखिए हीगल ने क्या कहा था। हीगल ने विचारों पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। किस पर? विचारों पर। जैसे हम बौद्धिक चिंतन कह सकते हैं। बौद्धिक चिंतन, बौद्धिक चिंतन क्या होता है? इंटेलेक्चुअल थॉट्स कह सकते हो। बौद्धिक वर्ग के जो लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, ये बौद्धिक वर्ग के लोग जो चिंतन करते हैं, जो सोचते हैं, वो अपने एक प्रकार से विचार होते हैं। विचार क्या होते हैं? विचार मस्तिष्क से उद्भव होते हैं, और ये मस्तिष्क ही बौद्धिक चिंतन का रूप है। तो आप भले बौद्धिक चिंतक कहो चाहे विचार कहो, तो हीगल विचारों को प्रधानता देते, विचारों को प्रधानता देते, इसलिए उनको विचारवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विचारवादी कहा जाता है। और विचारवादी को अगर अपन इंग्लिश में करें तो आइडियलिस्ट कह सकते हो आप, और इसका हिंदी अनुवाद हो जाता है आदर्शवाद। ठीक है, ये बिल्कुल मार्क्स के अलग थे। ये तो प्रधानता दी, ये विचारवादी व्यक्ति थे, विचारों को तवज्जो देते थे। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक प्रक्रियाएं जितनी भी है, हिस्टोरिकल प्रोसेस जितनी भी है, इतिहास जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, उस ऐतिहासिक प्रक्रिया में इसकी जो पृष्ठभूमि होती है, इसका जो मुख्य आधार होता है, वो होता है ये विचार या बौद्धिक चिंतन। तो प्रधानता दी है। और क्या कहा है इन्होंने? ये कहा है कि ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का आधार किसे बताया है? विचारों को। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का आधार किसको बताया है? विचारों को। ध्यान रखना, जब हम मार्क्स पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स इस आदर्शवादिता, इस विचारवादिता को खंडित करेगा और मनुष्य को भौतिक तत्व को प्रधानता देगा। इसीलिए वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में एक पॉइंट आता है कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हीगल ने इस द्वंद्वात्मकता को सिर के बल खड़ा किया, मैंने उसको सीधा कर दिया, क्योंकि एक विचार को महत्वपूर्ण मानता है और एक आपके मनुष्य को अर्थात भौतिक तत्व को महत्वपूर्ण मानता है, आर्थिक तत्व को महत्वपूर्ण मानता है। उसको अपन आगे देखते हैं। तो क्या कहा था इन्होंने ये कहा था कि विचार अर्थात बौद्धिक चिंतन मैन है, और इसी बौद्धिक चिंतन को आधार बनाकर इतिहास आगे बढ़ता है। इतिहास में जो भी कुछ घटनाएं होती है, ये मनुष्य के मस्तिष्क के परिणाम स्वरूप होती है, मनुष्य का लॉजिकल जो चीजें होती है। और इस बात को एक और एक एंगल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि देखो, इस हिसाब से इन्होंने दो बातें कर दी। पहली बात ये कही कि इतिहास तर्क कह दो या विचार कह दो, चिंतन कह दो, एक ही सारी बातें हैं, इसके आधार पर आगे बढ़ता है। और ऐसा कहने के कारण क्या हुआ? बौद्धिक वर्ग के लोग खुश हो गए, बौद्धिक वर्ग के लोग खुश हो गए, बौद्धिक वर्ग के लोग प्रसन्न हो गए इनसे। लेकिन उस समय कट्टर धार्मिक लोग भी थे, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि इतिहास जब आगे बढ़ता है तो तर्क बुद्धि के साथ साथ में ईश्वरीय तत्वों का भी योगदान होता है। तो उस वर्ग को राजी रखने के लिए, उस पूरे ईसाई धर्म को राजी रखने के लिए इन्होंने इसके साथ साथ में एक बात ये भी बताई कि ईश्वरीय तत्व भी इतिहास की गति तय करने में योगदान देते हैं। ईश्वरीय तत्वों का भी योगदान था, इससे क्या हुआ? इससे जो कट्टर धर्म के जो लोग थे वो भी एक प्रकार से खुश हो गए। तो एक बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति थे हीगल, जिसने विचारों को, तर्क को, चिंतन को तो बल दिया ही दिया, साथ में ये भी कह दिया कि ईश्वरीय तत्वों का भी योगदान होता है। और ईश्वरीय तत्वों का योगदान की बात कह के इसने कट्टर ईसाई धर्म के जो लोग थे, पादरी वगैरह, चर्च वगैरह, उसको भी इन्होंने नाराज नहीं किया और वो भी एक प्रकार से राजी हो गए। तो इन्होंने क्या कहा था कि पूरा का पूरा बौद्धिक चिंतन जो है, विचार है, यही इतिहास की गति को तय करते हैं, ऐसी बात इन्होंने कही थी। और इन्होंने क्या कहा था कि संपूर्ण इतिहास जो है, ये तीसरी बात यहाँ से मैं एक और ले लेता हूँ,
इन्होंने कहा था संपूर्ण इतिहास। क्या कहा था कि संपूर्ण इतिहास जो है, पूरी हिस्ट्री जो है वो आपके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आराम से आ जाए। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, विचारों का इतिहास है। क्या है? संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, जो कि किसको प्रदर्शित कर रहा है? एक प्रकार से बौद्धिक प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि बौद्धिक प्रक्रिया, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, क्योंकि विचार हो या चिंतन हो ये बुद्धि के परिणाम स्वरूप ही बाहर आते हैं। तो बौद्धिक प्रक्रिया को अपन लॉजिकल भी कह सकते हो, युक्ति युक्त भी कह सकते हैं। लॉजिकल बौद्धिक प्रक्रिया का परिणाम है, परिणाम है। और आपको अच्छे से पता है कि बौद्धिक प्रक्रिया जितनी भी होती है ये आकस्मिक नहीं होती, ये आपके अचानक नहीं होती। विचारों का उद्भव बहुत ही धीरे धीरे होता है, होता ज़रूर है। इसलिए इन्होंने कहा था कि इतिहास जो है, ये इतिहास में जो भी घटनाएं घटती है ये आकस्मिक नहीं होती बल्कि आवश्यक होती है। इतिहास की जितनी भी घटनाएं हैं ये आकस्मिक नहीं बल्कि आवश्यक होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, ये बात का आप है वो ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोला था इन्होंने कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, और ये जो विचार है यह आपके एक प्रकार से लॉजिकल प्रोसेस होती है। और ये लॉजिकल प्रोसेस के कारण आप यूं कह सकते हो इतिहास की जितनी भी घटनाएं हैं ये अकस्मात घटित नहीं होती है बल्कि बिल्कुल धीरे धीरे होती, बट होती आवश्यक रूप से है। तो ये बात इन्होंने कही थी। तो ये दूसरा पॉइंट था, विचारों से ये सारी बातें आ जाती है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे मैं और आगे डिटेल्ड में लेना चाहूँगा। तो ऐतिहासिक प्रक्रियाएं जितनी भी इन्होंने ये बताई, ये विचारों से प्रेरित बताई थी। और इन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी कि इतिहास गतिशील है, और गतिशीलता का कारण भी इन्होंने विचार बताया था। और इस विचार कैसे गति करते हैं वो मैं एक अलग स्लाइड में ले रहा हूँ। इन्होंने क्या कहा था कि जब भी कोई विचार नया आता है, ध्यान रखना, जब भी कोई नया विचार उत्पन्न होता है तो उसके ऊपर, जब भी कोई नया विचार आएगा, यूं कहिए कि जब भी कोई बात एक प्रकार से एक विचार को अपन यहाँ वाद कह सकते हैं, जब भी कोई नया वाद आएगा, तो जब भी कोई पॉइंट उत्पन्न होगा तो उसके ऊपर थीसिस शुरू हो जाएगी, वाद शुरू हो जाएंगे, बहस शुरू हो जाएगी। तो जब भी कोई विचार आता है तो उसके सामने जस्ट दूसरा एक आपके वाद के जस्ट विपरीत प्रतिवाद उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रतिवाद। जैसे हम कह सकते हैं थीसिस व एंटीथीसिस। अगर मैं उसको इंग्लिश में लिखूं तो थीसिस, तो हाँ, एक थीसिस जैसे ही नया विचार आएगा तो सबसे पहले उसके ऊपर थीसिस होगी, तो जस्ट उसके सामने क्या होगी? एक एंटीथीसिस होगी। क्या होगी? एंटीथीसिस। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि थीसिस जो है ये एक प्रकार से सकारात्मक होती है और सत्य भी होती है, सकारात्मक व सत्य होती है। और इसके जस्ट सामने जो एंटीथीसिस होती है, ये एंटी होती है, इसे अपन एक समय के लिए नकारात्मक कहते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि ये भी सत्य होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे से अगर कोई विचार भिन्नता होती है किसी के साथ, तो जरूरी नहीं कि वो गलत है, वो भी सही हो सकता है, हम भी सही है यहाँ पे। तो ऐसा माना जाता है कि जब कोई पक्ष लेगा तो सकारात्मक, लेकिन उसका एंटी चलेगा तो उसको अपन नकारात्मक ही कहते हैं, लेकिन सत्य दोनों ही है। तो पहले क्या होगा? वाद उत्पन्न होगा, फिर एक प्रतिवाद उत्पन्न होगा, और फिर वाद और प्रतिवाद दोनों जब लंबे समय तक चलेंगे तब इनका एक तीसरा मिश्रित रूप उत्पन्न होगा, जिसे हम संवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। और उसके बाद क्या होगा? आगे संवाद जब उत्पन्न होगा तो इसके खिलाफ पुनः फिर आपके एक नया प्रतिवाद उत्पन्न होगा, और इस संवाद और प्रतिवाद के बाद में फिर इनका एक मिश्रित रूप, फिर एक संवाद उत्पन्न होगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है इतिहास इस हिसाब से गति करता रहेगा। इतिहास इस हिसाब से क्या करता रहेगा? गतिमान है, इतिहास गति करता रहेगा। इसे अपन कहते हैं द्वंद्वात्मक, या इसको आप ये कह सकते हो कि वाद विवाद, वाद प्रतिवाद व संवाद।
वाद, प्रतिवाद व संवाद प्रत्यय कह सकते हो आप, ठीक है, संवाद। ये द्वंद्वात्मकता का जो सिद्धांत था ये इन्हीं का दिया हुआ है। इससे पहले इसका जो मूल रूप से इसका जो प्रतिपादन था वो प्लेटो के द्वारा किया गया था। प्लेटो के बाद में हीगल ने किया। हीगल के बाद में इसी द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत को आगे कार्ल मार्क्स ने बढ़ाया और उसका नाम फिर ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक का सिद्धांत हुआ। भौतिकवादी सिद्धांत था वो, उसके बारे में भी अगर आप आगे अपन बात करेंगे। लेकिन इसका जो ये प्रत्ययवाद था वो था वाद, प्रतिवाद और संवाद। इन्होंने क्या कहा था कि इस प्रकार से इतिहास आगे बढ़ता है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया था कि जब यूनान के अंदर दो विरोधी तत्व उत्पन्न हुए, इन्होंने एग्जाम्पल दिया था वहां पे कि यूनान के अंदर जब दो विरोधी तत्व उत्पन्न हुए, वाद विवाद प्रतिवाद हुआ, तब एक संवाद के रूप में रोम उत्पन्न हुआ था, ठीक है ना। तो यूनान का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि यूनान में जब विरोधी तत्व उत्पन्न हुए तब संवाद के रूप में रोम उत्पन्न हुआ था, फिर रोम के अंदर भी फिर प्रतिवाद उत्पन्न हुआ। इस टाइप से इतिहास जो है वो गति करता है। इतिहास में इस प्रकार से ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो यूनान, रोम, ईसाई धर्म, ये सारे के सारे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। इन्होंने एक सबसे खास बात क्या कही थी कि विचार जिंदा रहते हैं। क्या कहा था? विचार जिंदा रहते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? इन्होंने कहा कि जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ेगा, इतिहास आगे बढ़ेगा तो पहले के विचार जो है वो आगामी इतिहास में जीवित रहेंगे। यहाँ वाद में जो विचार थे ये विचार आगे फिर जब संवाद आगे वाद होगा, इस जगह पे जो नई बात निकलेगी उसमें इसके विचार भी शामिल होंगे। तो इन्होंने विचार की एक संजीदगी बताई थी कि विचार खत्म नहीं होते। जैसे मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जब भी कोई नई चीज होगी तो पुरानी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। ऐसे हीगल ने ऐसा नहीं कहा। हीगल ने कहा कि पुरानी चीजों के जो तत्व होते हैं, जो पुरानी संस्कृति के जो तत्व है वो हमेशा जिंदा रहेंगे। पुरानी संस्कृति के जो तत्व होंगे वो आपके क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। जैसे शहर से गांव बन गया तो गांव से जब शहर बन जाएंगे तो निश्चित रूप से वो आपके शहर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उस शहर में गांव के जो तत्व है वो हमेशा क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। तो इन्होंने इस पूरी सिस्टम से इन्होंने ये कहा था कि ऐतिहासिक जो प्रक्रियाएं हैं, क्या कहा था? ऐतिहासिक प्रक्रिया का आधार क्या है? ऐतिहासिक प्रक्रिया का आधार है विचार। और ये ऐतिहासिक प्रक्रियाएं जो संचालित होती है, ये ऐतिहासिक प्रक्रिया एक संचालित होती है किससे? एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से संचालित होती है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा गति करती है या संचालित होती है। और ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया क्या है? तो आप कहोगे कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में इस प्रकार से वाद, प्रतिवाद, संवाद का द्वंद्व उत्पन्न होता है और एक नई चीज सामने आती है। यूरोप के अंदर जब यूरोप में कई विरोधी तत्व हुए तो रोम उत्पन्न हुआ, और रोम और यूरोप के अंदर फिर आगे विरोधी तत्व हुए तब ईसाई धर्म की एक प्रकार से उत्पत्ति हुई। ऐसा इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए है। तो इनका सीधा सा मतलब था कि जो इतिहास गति करता है, ऐतिहासिक प्रक्रिया जो गति करती है, ये इसका आधार क्या है ऐतिहासिक प्रक्रिया का? वो तो है विचार। और ये संचालित किससे होती है? तो ये संचालित होती है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से संचालित होती है। और द्वंद्वात्मक प्रक्रिया शब्द को पहली बार किसने दिया था? तो पहली बार ये शब्द दिया था प्लेटो ने, ठीक है, प्लेटो ने दिया था, जिसका मतलब उस समय प्लेटो के अनुसार गतिशीलता था और गतिशीलता के आधार पर इन्होंने बात की थी, ठीक है। फिर आगे क्या था? तो ये एक बात थी इसकी हीगल की। हीगल ने कुछ और भी पॉइंट दिए थे जो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, तो ये कितने पॉइंट हो गए? 1, 2, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया, ये पांचवा बिंदु। हीगल का एक और बिंदु भी हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने एक प्रकार से मानव स्वतंत्रता की बात की थी, मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की थी। उन्होंने कहा था कि मानव तब स्वतंत्र माना जाएगा तब वो चेतना के स्तर पर स्वतंत्र होगा। मतलब उसके विचार, उसकी सोच, उसका सोचना ही स्वतंत्र है। अगर आप यूं कहिए कि वैसे तो मैं स्वतंत्र हूं लेकिन मेरे विचार किसी से प्रभावित है, तो वो असली स्वतंत्रता नहीं। अगर मेरे विचार स्वतंत्र है, असली स्वतंत्रता वो है। तो इन्होंने जो मानव स्वतंत्रता की परिभाषा दी थी उसका मतलब इन्होंने था चेतना की स्वतंत्रता।
चेतना कह दो आप या बौद्धिक स्वतंत्रता कह दो, ठीक है ना, उसकी स्वतंत्रता, बौद्धिक की स्वतंत्रता। इन्होंने स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं आप किसी से बंधन से मुक्त हो गए। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि आप जो सोच रहे हो वो स्वतंत्र तरीके से सोच रहे हो, एक्चुअल में स्वतंत्रता वह होती है, ठीक है। और हीगल ने इसी चेतना के लिए यूं कहिए कि बौद्धिक प्रसार शब्द भी यूज किया इन्होंने, बौद्धिक प्रसार, ठीक है। बौद्धिक प्रसार का मतलब यही होता है कि आप लॉजिकली या इंटेलेक्चुअल रूप से या बौद्धिक रूप से सोच रहे हो, इसका प्रसार कर रहे हो। ये एक प्रकार से मानव स्वतंत्रता के लिए बहुत ही जरूरी तत्व होता है, ठीक है। और हीगल ने इसी आधार पर कहा था कि अगर मानव स्वतंत्र होगा, चेतनात्मक रूप से सोचेगा, तभी सामाजिक स्वतंत्रता आएगी, तभी क्या होगा, सामाजिक स्वतंत्रता आएगी। तो इन्होंने सामाजिक स्वतंत्रता पर भी बात की थी। और इन्होंने सामाजिक स्वतंत्रता में क्या कहा था, मैं एक इस स्लाइड में आपको समझा देता हूँ। सामाजिक स्वतंत्रता में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सामाजिक स्वतंत्रता में ये कहा था कि सबसे पहले प्राचीन काल में राजा लोग स्वतंत्र हुए, जो राजतंत्र था उस समय तो, और राजा लोग जितने भी थे इन्होंने स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू किया और सबसे पहले ये लोग स्वतंत्र हुए। और फिर जैसे ही मध्यकाल आया तो मध्यकाल में कुछ लोग स्वतंत्र हुए, राजाओं के अलावा कुछ लोग जो थे अमीर वगैरह, कुछ लोग स्वतंत्र हुए। मतलब इन लोगों ने स्वतंत्र सोचना शुरू किया। पहले केवल राजा स्वतंत्र हुए, फिर आपके कुछ लोग स्वतंत्र हुए, और फिर जब आधुनिक काल आया तब आपके सभी पूरी जनता स्वतंत्र हुई। आधुनिक काल में जब लोकतंत्र जैसी धारणाएं आई तब पूरी जनता स्वतंत्र हुई और वो बौद्धिक रूप से सोचना शुरू करती है। लेकिन इन्होंने आपकी एक शब्द और अटका दिया यहाँ पे, और यह जो स्वतंत्रता है, ये जो जनता वाली स्वतंत्रता है, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर है, राज्य के कानूनों पर निर्भर है। तो मतलब लास्ट में राज्य प्रधान हो गया, क्योंकि अगर राज्य नहीं चाहेगा तो जनता कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसा इन्होंने कहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने सामाजिक स्वतंत्रता पर बात की थी, इन्होंने मानसिक स्वतंत्रता पर बात की थी, इन्होंने सामाजिक इतिहास लिखने का प्रयास किया था। ये सारी बातें थी इनकी हीगल की, ठीक है। तो हीगल में हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बातें महत्वपूर्ण है। एक बार मैं इनको शॉर्ट में वापस बता देता हूँ, फिर हम इसको खत्म करते हैं। सबसे पहली चीज़, हालांकि जब अपन कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तो हीगल थोड़ा सा और अपने आगे काम आने वाला है। देखिए, पहली चीज़, जर्मनी से संबंधित थे, 1801 जैना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। लेकिन नेपोलियन के अभियान के बाद जब जैना विश्वविद्यालय एक प्रकार से तहस नहस कर दिया गया, तब वो 1818 में बर्लिन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। और वहाँ पे उनका जो पहला भाषण था, लेक्चर्स ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, उसका आरंभिक भाग तो बड़ा नीरस था, लेकिन जो उसका अंत था वो काफ़ी अर्थपूर्ण था। और उस अंत ने पूरे यूरोप के जो विद्वान थे, जो छात्र स्टूडेंट्स थे, जो भी इंटेलेक्चुअल वर्ग था, उसको अपनी ओर आकर्षित किया था और एक नई बहस को जन्म दिया था। वोल्टेयर से थोड़ा सा भिन्न थे। वोल्टेयर ने इतिहास को एक दर्शन की आंख से देखने का प्रयास किया था, जबकि हीगल ने इस इतिहास को एक दर्शन शास्त्र विषय के रूप में देखा है। मतलब इतिहास को एक दर्शन शास्त्र अलग विषय का दर्जा दे दिया था कि एक दर्शन शास्त्र का ही भाग है, उस टाइप से बात की थी। इनके ऊपर हर्डर, कांट और फिंच का बहुत प्रभाव पड़ा था। और लेकिन इन सभी से ये संतुष्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इस समय तक, हीगल के समय तक जो इतिहास लिखा जा रहा था वो बेसिकली आत्मकथाओं पे और राजाओं के ऊपर या राजनीतिक जीवन तक ही केंद्रित था। उसमें समाज के इतिहास का कोई योगदान नहीं था। समाज में क्या घटित हो रहा है, क्या जनता बौद्धिक रूप से स्वतंत्र रूप से सोच पा रही है कि नहीं पा रही है, इसका इसमें कोई योगदान नहीं था। और इन्होंने इसीलिए सामाजिक इतिहास लेखन पर बल दिया था। अब आगे देखिए क्या हुआ। अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने प्रकृति और इतिहास का संबंध जोड़ा है। इन्होंने कहा था कि प्रकृति चक्रीय है, मतलब कि हर घटना रिपीट होती है, चाहे सूर्योदय रिपीट हो रहा हो, सूर्यास्त रिपीट हो रहा हो, ऋतुएं रिपीट होती है, सारी चीजें रिपीट होती है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सारी चीजें रिपीट होती है। इतिहास में ऐसा कुछ भी रिपीट नहीं होता। इतिहास सर्पिली गति से आगे बढ़ रहा है, कोई भी घटना वापस रिपीट नहीं होती है, ऐसा इन्होंने कहा था। और इन्होंने ये भी कहा था कि जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता है, आगे के लोग पीछे के लोगों से अर्थात अतीत से किसी भी प्रकार की कोई सीख है वो सबक नहीं लेते, सीखते नहीं है। ये बात कही थी इन्होंने। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इतिहास की जो भी घटनाएं हैं, मतलब इतिहास जिस गति से आगे बढ़ रहा है, मतलब जैसे अपन कह सकते हैं ऐतिहासिक प्रक्रिया, हिस्टोरिकल प्रोसेस, ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, विचारों के ऊपर निर्भर करती है, बौद्धिक चिंतन के ऊपर निर्भर करती है कि जिस समय में जैसी जनता सोचती है, जैसे राजा सोचते हैं, इतिहास उसी हिसाब से संचालित होगा, इतिहास में वही घटनाएं होगी।
जैसे कोई राजा धार्मिक दृष्टि से ज़्यादा सोचता था तो इतिहास में उस समय धर्म का प्रभाव बढ़ा, कोई राजा बहुत ज़्यादा क्रूर था तो ऐसे हमले हुए। मतलब इतिहास के अंदर जितनी भी घटनाएं हैं, इतिहास की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं विचारों के आधार पर होती है। विचारों के आधार पर इसको बौद्धिक चिंतन कह सकते हो, तो इसलिए इसको विचारवादी व्यक्ति कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको कहें तो आदर्शवादी, आइडियलिस्ट भी बोल सकते हैं। एक आदर्शवादी कल्पना की थी, इंग्लिश का ट्रांसलेशन थोड़ा गलत हुआ इसका। फिर उन्होंने कहा था कि ये विचार जो है, ये विचार ही ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को तय करता है। तो इस ऐसा कहने से तर्क, चिंतन, विचार पर जोर दे दिया तो बौद्धिक वर्ग के लोग तो प्रसन्न होंगे, क्योंकि बौद्धिक वर्ग के जितने भी लोग हैं वो सारी यही बातें कहते हैं कि इतिहास जो है वो विचारों के आधार पर चलता है। लेकिन जो धार्मिक लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि इतिहास की सारी घटनाएं ईश्वर से प्रभावित होती है। और फिर इन्होंने उस वर्ग को राजी रखने के लिए भी यह भी कहा इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है, कुछ ऐसे असाधारण घटनाएं भी होती है जिसमें ईश्वरीय तत्वों का भी प्रभाव होता है। और इस प्रकार हीगल बड़े एक कहिए कि कूटनीतिक तरीके से, बड़े चतुर तरीके से दोनों वर्गों को खुश करने में सफल हुए। तो विचारों की भी बात की, ईश्वरीय तत्वों की भी बात की। फिर उन्होंने आगे क्या कहा, इस प्रकार पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है और जो कि बौद्धिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, बौद्धिक सोच का परिणाम है, बिल्कुल लॉजिकल सोच का परिणाम है। और लॉजिकल तरीके से चलने के कारण इतिहास की घटनाएं आकस्मिक नहीं होती। ये घटनाएं जो है वो आपके यूं कहिए कि आवश्यक होती है, क्योंकि बौद्धिक सोच जो है ये अचानक नहीं होती है। ये बौद्धिक सोच का जो परिणाम होगा वो डेफिनेटली आएगा, लेकिन अचानक नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा था आकस्मिक नहीं होती बल्कि आवश्यक होती है। फिर उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो ऐतिहासिक प्रक्रियाएं हैं जिसका निर्धारण विचारों के द्वारा होता है, ये ऐतिहासिक प्रक्रियाएं भी गति करती है। और ये कैसे गति करती है, इन्होंने कहा था कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से गति करती है। पहले वाद तैयार होता है, थीसिस तैयार होती है, उसके खिलाफ एक एंटी थीसिस तैयार होती है। वाद को जहां सकारात्मक व सत्य बताया जाता है, उसी भांति एंटी थीसिस को नकारात्मक लेकिन सत्य बताया जाता है। और ये दोनों एक साथ लंबे समय तक रहने के बाद में एक मिश्रित अवधारणा निकलेगी, जिसे संवाद नाम दिया गया। फिर संवाद के विरुद्ध फिर प्रतिवाद होगा, फिर एक नया संवाद निकलेगा। तो कहने का मतलब था इस प्रकार से इतिहास निरंतर द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से गति कर रहा है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा इतिहास द्वंद्वात्मक रूप से आगे बढ़ रहा, लेकिन पीछे के विचार आगे की सभ्यताओं में जिंदा रहेंगे। ऐसा नहीं है एक कार्ल मार्क्स की तरह कि जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ेगी पीछे के विचार समाप्त हो जाएंगे। इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पीछे के विचारों का अंश जो है वो हमेशा पुराने तत्व क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे, विचार जो है वो जिंदा रहेंगे। ऐसी बात इन्होंने की थी। तो ये इन्होंने ऐतिहासिक प्रक्रिया किसके द्वारा संचालित होती है, उसी वाद विवाद संवाद द्वारा संचालित होती है, वाद प्रतिवाद संवाद के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने क्या बात कही थी, इन्होंने कही थी मानव स्वतंत्रता की। जैसा कि मैंने कहा कि वो सामाजिक इतिहास लेखन पर उन्होंने बल दिया था। उन्होंने राजनीतिक इतिहास और आत्मकथाओं से हटके उन्होंने समाज के ऊपर बात की थी। और उन्होंने कहा था कि जो ये स्वतंत्रता जो हम कहते हैं, जो मानव की स्वतंत्रता, ये असली स्वतंत्रता तब होगी जब एक व्यक्ति सोच स्वतंत्र रखता हो, जब वो व्यक्ति सोचता स्वतंत्र हो, उसकी चेतना स्वतंत्र हो। आज अगर हम भारत के लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी नेता से या किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर उनके अकॉर्डिंग अगर विचार रखते हैं, तो ये मानसिक चेतना नहीं है। ये इन्होंने कहा था कि मानव स्वतंत्र असली में तब माना जाएगा जब वो आपकी चेतना बौद्धिक स्तर पर स्वतंत्र होगा। और इसे उन्होंने बौद्धिक प्रसार नाम दिया। और अगर मानव स्वतंत्र हो जाएगा तब उन्होंने कहा यही असली क्या होगी, सामाजिक स्वतंत्रता होगी। तो उन्होंने सामाजिक स्वतंत्रता पर भी बात की थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये सामाजिक स्वतंत्रता विभिन्न चरणों से होकर गुजरी है। स्टार्टिंग में केवल राजा वर्ग ही स्वतंत्र था, मतलब केवल चेतना राजा वर्ग में ही थी, दूसरे वर्गों में नहीं थी। लेकिन मध्यकाल जब आया तो कुछ लोगों में ये चेतना व्याप्त हुई, मतलब कुछ लोग स्वतंत्र हुए। और आधुनिक काल में पूरी जनता चेतना में युक्त हो गई, पूरी जनता स्वतंत्र रूप से सोचने लग गई। लेकिन उन्होंने क्लू लास्ट में और जोड़ दिया, लेकिन आधुनिक काल में जनता चेतना के रूप में स्वतंत्र तो हुई है, लेकिन राज्य के कानूनों के अधीन हुई है। तो ये थे हमारे हीगल। तो इनमें से कोई भी छोटा मोटा पॉइंट प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। आगे जब हम कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तब हीगल की कुछ बातें और भी वहाँ पे आएगी, तब हम तुलना करके इसका पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।